পপুলেশ্যন পলিচিখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল। লাহে লাহে আমি চৰকাৰী সুবিধাবিলাক কিন্তু দুটা সন্তানলৈকে আমি নমাই আনিম। आसाम में जो कानून बना है वो संविधान के खिलाफ है। कुछ लोगों को छोड़ा गया है जो इस कानून से एग्जेम्प्टेड है, आर्टिकल 14 के खिलाफ। 2 से अधिक बच्चे वालों को प्रतिबंधित करना, यह वहाँ की जनसंख्या को नियंत्रित करने की दृष्टि से उत्तम कदम है। देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के अंदर 4.5 साल योगी जी सो रहे थे। अब चुनाव सामने आया है तो आबादी का ख्याल आ रहा है। हम जो भी कानून बनाएंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के संसाधनों को देखते हुए, उन सब बातों पर विचार करके ही पड़ेगा। तो क्या ये सिर्फ एक ही मजहब के लिए बने थे? अब ये सवाल आपसे क्यों पूछा, बता देते हैं। पहली खबर ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का ऐलान किया, जिसका मजमून ये कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी या फिर दूसरे सरकारी बेनिफिट्स यानी फायदा नहीं मिल पाएगा। अब इसी राह पर देश का सबसे बड़ा यानी 22 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। आपने अभी रिपोर्ट में सुना, इसके मसूदे पर काम किया जा रहा है। अब मसौदे पर काम किया जा रहा है तो इस पर ऐतराज भी उठाया गया है। कांग्रेस के राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ग के खिलाफ है। सीधे मुसलमान तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इशारा उसी तरफ, क्योंकि जब जब जनसंख्या पर कंट्रोल की बात की जाती है, इसे लेकर एक समुदाय विशेष में हवा खड़ा किया जाता है। अभी 11 राज्यों में आबादी कंट्रोल पर छोटे मोटे नियम हैं, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें सारी चिंता 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सिर्फ चुनाव लड़ने से रोकने की है। तो बहस में आप ये भी जानेंगे कि जब एक देश में एक कानून की बात होती है, जो जनसंख्या पर देश में एक कानून क्यों नहीं बनता, इसे लेकर राय बट क्यों जाती है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको सवाल बता देते हैं। हमारे दो पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी सवाल उठते हुए देखा। आबादी का सवाल है तो इस पर मजहबी बवाल क्यों है, क्योंकि बात हम यहाँ पर एक देश के रिसोर्सेस की कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें देश की राष्ट्रीय जनदर की, हम बात करें देश के भविष्य की, तो फिर इसमें मजहब को लाना क्या ठीक है? क्या कड़े कानून से ही जनसंख्या कंट्रोल होगी? देश को जनसंख्या पर कानून की जरूरत है, और एक देश तो एक जनसंख्या कानून क्यों नहीं, वो सवाल जो हम लगातार बार बार पूछ रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी आपको दिखाई दे रहे हैं, माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए साथ, और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मोहसिन रजा। पहला सवाल आप ही से है सर। अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना मसौदे पर काम किया जा रहा है, आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, कब तक ये बिल इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है आपकी? देखिए, जो जनहित के लिए कानून लाए जाते हैं, जनता के हितों के लिए, देश हित के लिए जो कानून लाए जाते हैं, उनमें देरी करने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अभी आपने प्रोग्राम शुरू किया और कहा हम दो हमारे दो, तो मेहता जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हमारे जर्नलिस्ट हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, बताएंगे कि ये नारा किसका था, कौन लाया था। इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, उन्हें एक विशेष समुदाय की राजनीति करना थी, इसलिए वहां पर जबरन तो नसबंदी की गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको लपेट कर रख दिया गया कि अब इनको हमें अपना वोट बैंक बनाकर रखना है, तो मदरसे बनाकर दे दो, उसमें डाल दो और ये वोट बैंक बने रहे, चाहे देश में लायबिलिटी बन जाए, लेकिन हम इनके खिलाफ अब कुछ नहीं बोलेंगे, इनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करती है, और हमने जो ये आज मसौदा जो हमारा तैयार हो रहा है, ये तमाम टाइम बहुत जमाने से इस पर विचार हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और कई राज्य इसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हमें सबको व्यवस्था देनी है, सबको मुख्य धारा से जोड़ना है। 2 बच्चे सबसे अच्छे,
हम उस नीति पर जाना चाहते हैं, इसलिए कानून लाएंगे। कानून के बगैर आप जानते हैं कि कानून अगर हम नहीं लाएंगे तो मास्क लगाने को तो कोई तैयार नहीं है सड़क पर। हम उसको जान बचाना चाहते हैं, संक्रमण से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता नहीं मास्क नहीं लगाएंगे। तो कानून का एक डर होता है, कानून एक प्रिंसिपल में लाता है, एक उसूल में लाकर खड़ा करता है। तो ये सभी धर्मों के लिए होगा। आपसे फिर ये सवाल पूछती हूँ, आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, आपने तुष्टीकरण की बात की, मुस्लिम वोट बैंक की बात भी आपने कर दी। आप पर तो यही आरोप लग रहे हैं ना कि चुनाव सामने है तो आपको आबादी नियंत्रण याद आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण याद आ रहा है। ये आज हमारे कोई इश्यूज आज के नहीं है। 370 कब से हटाने की बात हो रही थी, कौन हटा पाया? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। हर आदमी को तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार और सत्ता चाहिए है। हमें देश और देश हित चाहिए। देश की जनता के हित के लिए हम कोई भी निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिए, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, जो भी हम कानून लाए हैं देश हित में लाए हैं और जनता के हित में लाते हैं। ये कानून जो आ रहा है, आप सोचिएगा, ये जो लोग बैठकर अभी विरोध करेंगे, तमाम बातें करेंगे अपनी, क्योंकि इनके पास एक ही एजेंडा है, उस एजेंडे से ये बाहर नहीं जा सकते। चाहे कोई आदमी भीख मांगने लगे सड़क पर, फेरी लगा ले, परचून की दुकान पर बैठ के वो भीड़ लगा के बैठा रहे, इनको वही चाहिए है। इन्हें किसी के हाथ में कलम नहीं चाहिए है, ये सबके हाथ में चाहते हैं कि भड़वा हो। मेरा सवाल आपसे ये था, आपने कहा आपके कोर एजेंडा का हिस्सा है, तो सर अब क्यों 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले क्यों नहीं? आप ये बताइए, आज आपने सवाल किया, ये आज सवाल उठा है। 1.5 साल से कोरोना से लोगों को बचाना, कोरोना में लोगों को राशन पहुंचाना, ये आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है देश में कि नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? कोरोना संक्रमण से बचाना, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना। हमारे नेता तो नहीं कह रहे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये तो विपक्ष कह रहा है ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की है। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदे पर काम अब क्यों, जब लगातार 2022 चुनावों की बात की जा रही है? देखिए, चुनाव से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बाहर रही है। हम जब से आप देखें 2014 से लेकर आज तक लगातार देश में चुनाव में है, लेकिन जनता के हितों के लिए कोई मसौदे, कोई कानून, जब चाहे देश की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, फैसले लेने में हमने कभी भी देरी नहीं की है। और ये मसौदा जो है ये जनहित का है, हर एक के हित का है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सारे परिवार के बच्चे अच्छे हों और मुख्य धारा से जुड़े, देश का नाम करें, प्रदेश का नाम करें, अपने घर का नाम करें। हम इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे राज्य के लिए तो बहुत ही जरूरी। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उस पर सियासत हो रही है, आप इस मसौदे को लेकर और क्या डिटेल साझा कर सकते हैं? आप एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में करना क्या चाहते हैं, हम कहें? हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। योगी जी के राज में आज भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्षता से काम किया है। जो योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की हैं, उनमें कोई भेदभाव, मत और मजहब नहीं देखा है, पात्र देख कर दी है। तो इसलिए हमारे ऊपर तो आरोप इसलिए आएंगे क्योंकि ये काम तो विपक्ष ने कभी किया ही नहीं था। तो और जनसंख्या नियंत्रण ये बहुत ही बड़ी जरूरत है आज देश की, ये होना ही होना है। ठीक है, मैं एक कमेंट लेती हूँ अनुराग भदौरिया का। मोहसिन रजा, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि 2022 चुनाव से पहले अगर आप इस बिल को लेकर आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि हम तो कर तो रहे हैं, विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, मैं बोलूं तो मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। जैसे आप मोहसिन रजा को टाइम दिया था उसमें शांति थी, आप उनकी बात सुन रहे थे। सीधा पॉइंट पर आइए ना सर। मैं पॉइंट पे, चूंकि आप टोकेंगे इसलिए सर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम सर, प्लीज कम टू द पॉइंट। थैंक यू। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं कि जब चूंकि ये 4.5 साल से कह रहे ना हम काम जल्दी करते हैं, सब काम 4.5 साल से अब तक बैठे हुए थे, जल्दी कर देते ना। किसने आपको रोका था? किसी ने रोका था क्या? 4.5 से सरकार से जल्दी कर देते। और आपने किस चीज में जल्दी की है भैया? आप तो ऑक्सीजन भी जल्दी नहीं पहुंचा पाए, लोगों की मौतें हो गई। आपने रोजगार भी जल्दी नहीं किया, जिससे लोग आत्महत्या करते रहे। आपने तो क्राइम भी जल्दी नहीं रोका, जहां पे हथरस जैसे कांड होते रहे और पत्रकारों की हत्या होती रही, लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती रही। कौन सा काम जल्दी किया है? एक काम जल्दी बता दीजिए आप। आपने जल्दी आपने जुमलेबाजी की है। यहाँ पे 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सबमिट करा दी बहुत जल्दी कि भाई जल्दी हो गया, मैंने रोजगार हो गया। इसलिए कहते हैं जुमलेबाजी छोड़िए और काम कीजिए। आप काम कम करते हो, माहौल ज्यादा बनाते हो। आपको पता है कि पंचायती चुनाव में आप बुरी तरह हार चुके हो, तो आपको लगता है कुछ सफूगा छोड़े, कुछ माहौल बनाए, लेकिन प्रभु माहौल बनने वाला नहीं है।
जनता जान गई है कि ये झूठे लोग हैं। ये 4.5 साल से सो रहे थे चद्दर तान के, और जब कोविड काल चल रहा था तो कोविड काल में तारीफ कर रहे, नहीं, जिनकी तारीफ ये कर रहे हैं, योगी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो कहाँ थे योगी जी? लिए हवाई जहाज घूम रहे थे, हवा में बातें कर रहे थे, हवा में बातों का समस्या का समाधान कर रहे थे, फिर हवा में उड़ जाते थे, बातें हवा में हो जाती थी। ये इनका आदत था। मौलाना उमैद कौन है? समाजवादी पार्टी का सदस्य है। तो किशोर गुजर किसके बाद हुए थे? समाजवादी पार्टी आगे से ये वो महान ये अभी माहौल सांप्रदायिक पीछे से माहौल आ रहे थे, उन्हीं के साथ सब आए हैं। किशोर गुजर के बारे में कर रही है वो, और अभी गाजियाबाद वाली घटना में क्या कर रहे थे किशोर गुजर? माहौल बनाने चाहते हो यहाँ पे, करने जा रहे थे आप गाजियाबाद में। जवाब ले लीजिए सर, आप बोलते रहेंगे लगातार, जवाब तो लीजिए। मोहसिन रजा का, मोहसिन रजा ये कह रहे हैं आप माहौल बना। सर प्लीज आराम से, जवाब आराम से। आप चिल्लाएंगे सर तो आपको सुनाई कैसे देगा? आप चिल्लाएंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। आराम लीजिए, हमने करते हैं सर, वो आपकी खासियत है। आप रखिए अपनी स्ट्रेटजी को अपने पास। मैं कोई वक्त यहाँ पर जाया नहीं करूंगी, मोहसिन रजा आप जवाब दीजिए। देखिए, अभी सबने देखा है, 4 दिन पहले कल तक की बात है कि मौलाना उमैद पहलवान ये किसकी पार्टी का था? सांप्रदायिक सौहार्द कौन खराब करना चाह रहा था गाजियाबाद के लोनी में? किसने वायरल किया था अपने फेसबुक से ये धार्मिक उन्माद फैलाने की? मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी पार्टी के दौरान हुए थे कि नहीं हुए थे? पार्टी चाहती है तो प्रदेश में शामिल होंगे, वो जेल जाएंगे। महिलाओं पे इस तरह से यहाँ पे कांड आपको देखने को मिले, चाहे अगर सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की भी पेशेंस रखिए सर। करती हैं आप, तो आपको जवाब नहीं सुनना सर, आपको जवाब नहीं सुनना, कोई बात नहीं। लेकिन मोहसिन रजा प्लीज कैन वी हैव द ऑडियो डाउन नाउ? इसका संकल्प इन्होंने नहीं सर, उनका सवाल ये था, मोहसिन रजा जी, उनका सवाल ये था कि 4.5 साल आपने क्या किया। एक और विपक्ष से आवाज ले लेते हैं, उसके बाद मुझे पता है आपको जाना है, आप उस सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। प्रीतपाल सिंह जी, यूपी सरकार कह रही है दे रहा है दुरुस्त है, दिक्कत क्या है इसमें? नारा दिया था हम दो हमारे दो, तो काफी प्रफुल्लित हुआ, लोगों ने उसे माना भी। बट बात ऐसी है कि ये जो कानून लेके आ रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट लेके आ रही है कि आरएसएस लेके आ रही है? मोहन भागवत ने जनवरी 2020 में ये बात बोली थी कि ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिसपे आरएसएस ने गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए कहा है। सो वो जो भू की बात आ रही है ना, वो सबके लिए कानून बने, वैसे ना बने जैसे सीए और एनआरसी बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने वाले चैलेंजेस, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पॉपुलेशन इज अ बिग चैलेंज फॉर द कंट्री। बट अगर हम कहें कि सब्सिडीज बंद कर देंगे, एलपीजी पे सब्सिडी बची कितनी है? 10 रुपए के आसपास तो बची है, मोदी जी सारी लूट के खा गए हैं। बाकी चीजों पे सब्सिडी बंद कर दो, क्या है गवर्नमेंट ने छोड़ा क्या जिसपे आप रोक लगा के इसे कंट्रोल कर पाओगे? आप इस कानून का स्वागत करेंगे? प्रीतपाल सिंह जी, कंफ्यूजिंग है आपका जवाब जो है, आप इस कानून का स्वागत करेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर सबके लिए प्लीज। हमारी नेता का पहले भी नारा था हम दो हमारे दो, हम उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। बट बात ये है कि एनआरसी और सीए के 1950 में 37 करोड़ से आबादी पिछले 72 साल में 100 करोड़। दीदी मेरी बात सुनिए, अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोचेंगे, आप भी यंग जनरेशन में, हम लोग भी यंग जनरेशन में है, आने वाला समय इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करने वाला है और मिल बैठ के सोच के विचार करने वाला है। आपत्ति कोई नहीं है। आपत्ति ये है कि सिर्फ एनआरसीसी और जैसे सीए वैसे कानून लेकर आए हैं ये, जिसमें एक जात धर्म को टारगेट किया गया, वैसे कोई टारगेट करके लेकर आए। और आरएसएस के बैनर के नीचे ये कानून नहीं बनने चाहिए। अगर कोई पॉलिसीज आती है सारी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए, नेशनल पॉलिसी बने। कोई यूपी की पॉलिसी अलग नहीं होनी चाहिए, कोई असम की पॉलिसी नहीं अलग होनी चाहिए, कि आपस में लोगों को बांट दिया जाए, स्टैंडिंग कमेटी के पास मिल जाए और वर्कआउट हुआ जाए इस पे। अदिति देखिए, एक तो बात बड़ी अच्छी है कि प्रीतपाल जी ने माना कि ये कानून जरूरी है लाना, क्योंकि हमारी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने 2-4 प्रश्न उठाए थे, मैं उसका जवाब देता चलूं कि जैसे इन्होंने कहा कि सब्सिडी ये वो, तो कानून के दायरे में जब कोई चीज आती है तो लोग अवेयरनेस भी आ जाती है उनमें।
आपने नहीं किया, आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करना थी। और आपकी कांग्रेस तो भाई मेरे बुरा मत मानिएगा, एक इज्जत घर नहीं दे सकी देश के लोगों को, तो आपसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं देश को, और इसीलिए आज कांग्रेस हाशिए पर पड़ी है। आप सारे देश के गरीब लोगों को सड़क पर शौच के लिए बैठाते रहे 70 साल तक, आपको लज्जा नहीं आई, और आज आप हमसे कह रहे हैं कि सब खाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको खाने नहीं दे रहे हैं। हम सारी जनता तक भाई ठीक है, कोई डिबेट का स्टैंडर्ड रखिए। आप मंत्री हैं वहां पे, और मैं पंजाब गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ, ठीक है। आपके मुंह के से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। आप ऐसे बात कीजिए कि शौचालय लाके सब कुछ भेज दिया, एयरपोर्ट पे भेजिए, LIC भेजी, बैंकें जी के नेतृत्व सरकार देश में बहुत अच्छे से रही है, सब कुछ लूट के खा जाओगे। ये कहते हैं कि एक लेकर आ रहे हैं, ऐसे किसी की भी बात समझ नहीं आ रही है, ऐसे किसी की भी बात समझ नहीं आ रही है। एक सेकंड। प्रीतपाल सिंह जी, आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप है, मोहसिन रजा जी आप पर आरोप लगा रहे धर्म विशेष को टारगेट करें। सर 30 सेकंड में आपका जवाब, मुझे पता है आपको मीटिंग के लिए जाना है, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन वापस फ्लोर में प्रीतपाल सिंह जी आपको दूंगी। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे ऊपर तो आरोप लगाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। 7 वर्षों में आज जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है, सबसे ज्यादा उसी वर्ग को पात्र में बने हैं, उसी वर्ग के लोग जिनको इन्होंने हाशिए पर डाल रखा था, जिन्होंने इनको अपना बंधुआ मजदूर और ये मान लिया था कि ये कहा जाएंगे ये हमारा वोट बैंक है। तो हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। अगर करोड़ों मकान मिले हैं तो करोड़ों मकान में ज्यादा से ज्यादा मकान अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिले हैं, ये बात ये खूब जानते हैं। और जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं योगी जी की ज्यादा से ज्यादा गरीबों में, अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम समाज को मिली है। क्या बात करेंगे आप? अदिति, मैंने तो बात सीधी सी पूछी थी कि देश के लिए कानून हो, किसी के ऊपर किसी जात बात या किसी धर्म के आधार पे ये कानून नहीं बनना चाहिए। बट जो मेरे मित्र हैं मोहसिन रजा, वो 7 साल में उपलब्धियां बता रहे हैं। LIC किसने भेज दी, एयरपोर्ट किसने भेज दिया, बैंक किसने भेज दी, तो शौचालय बताना चाहती कि आज हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, हम जनसंख्या विस्फोट पर बात कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, जब इंदिरा जी ने कहा हम दो हमारे दो, तो क्या वो धर्म विशेष को टारगेट कर रही थी? तब ये सवाल नहीं उठा सर। मेरी बात सुनिए, मैंने इस चीज के ऊपर टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं की थी। मोहसिन रजा ने स्टार्ट किया शौचालय से लेके बाकी चीजें, उस चीज का जवाब देना बनता था, देती थी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में हमें इस चीज पे डिस्कस करना पड़ेगा, और ये कानून देश के लिए होना चाहिए। लव जिहाद के जैसे अलग अलग स्टेटें अपना कानून ना बना दे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अधीन है, सबके लिए एक हो। आप कह रहे हैं पूरे देश में एक कानून हो। मोहसिन रजा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, कानून होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में कानून होना चाहिए। वर्कआउट करें उसे। ये विपक्ष को नकारात्मक रवैया छोड़कर ये सामूहिक जिम्मेदारी है पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है देश के हित में, इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि हाँ लाना चाहिए। तो आपको इसलिए ये बात कहना पड़ रही है इस वक्त कांग्रेस के मित्र को, क्योंकि इनके पास तो एक ही वोट बैंक बचा है, बाकी लोग तो समझ चुके हैं इनको, और वो भी समझ चुके हैं जिनको इन्होंने लूटना है। तो अब इस वक्त आदरणीय के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये परेशानी है इनकी। प्रीतपाल सिंह जी, जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद माधव आनंद का कमेंट। मैं उसी बात पे कह रहा हूँ मोहसिन भाई, आप वर्कआउट कीजिए नेशनल लेवल पे, नेशनल पॉलिसी आप स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, सारी पार्टियों को बुलाइए कि ऐसा वर्कआउट होना चाहिए, तो एक अच्छी डिस्कशन बनेगी। बट अगर हम ये कहें कि RSS के मून भाग पर उठा के ऐसा बोल देंगे और उस पर वर्कआउट शुरू हो जाएगा, फिर आगे 3-4 मंत्री बयान देने लग जाएंगे, मोहसिन रजा देने लग जाएगा, वो बात ठीक नहीं है। एक फेडरल ढांचा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इन चीज की ब्रीफिंग दी रखी है। अगर हम उसे तोड़ेंगे तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं मोहसिन रजा। मैं तुमको भी वेरी क्लियर करूं, आप रिजर्वेशन भी खत्म करना चाहते हैं के लिए, एक क्लियर माइंड में चले। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये कह रहा हूं कि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो हम सारे साथ हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स करें, तो अकेला यूपी करे, एक धर्म विशेष को ऊपर टारगेट करे और बाकी चीजें करे। ठीक है, जवाब सुनिए मोहसिन रजा। हमारी सरकार में कोई भी कानून देश हित में आया है, जनहित में आया है, वो चर्चा कराकर सदन में आया है,
बगैर चर्चा के थोपा नहीं गया है। थोपती तो कांग्रेस थी। अरे किसान कानून पर पता है ना, किसानों पे कानून थोपा गया है। सब मुद्दे पर रहे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप शामिल हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक कमेंट जल्दी से, माधव आनंद और आलोक मेहता। अदिति जी, जो आपने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी मैं कर सकता हूँ और देश हित का मुद्दा कर सकता हूँ। कोई केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार कोई भी योजनाएं या कानून लाती है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए, देश में व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लाने का काम करती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तो इंडिया में है, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है और जनसंख्या को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। अब वो वक्त आ गया है कि जहां हम लोगों को सोचना चाहिए कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन में ही हम लोगों को सब कुछ करना है। क्योंकि जो लैंड है, लैंड की तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकता है, तो स्वाभाविक है कि सीमित संसाधन में ही हम सब लोग को कुछ करना है। जहां तक अब बात है कि तमाम अन्य राज्य भी इस पे कई तरह के जैसे विचार विमर्श कर रहे हैं, यूपी की आपने उदाहरण दिया, असम का भी उदाहरण दिया, तमाम अन्य राज्यों में पहले से भी कुछ कानून चला आ रहा है। एक आम सहमति बनाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इसको राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, धर्म मजहब से मतलब नहीं है। अगर देश को आप तो खैर बहुत बड़े पत्रकार है, माल्थस का सिद्धांत हम लोग ऐसे जब हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे तो माल्थस का सिद्धांत पॉपुलेशन का बड़ा ही रोचक और बहुत ही जैसे फेमस हो गया था। उन्होंने कहा था कि जब जनसंख्या को आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है तो ऑटोमेटिक जनसंख्या को नियंत्रित करेगी, नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू, जिस तरह बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, तरह तरह के नेचुरल बीमारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदा आएगा और बहुत सारे लाखों के लाख लोग मर जाएंगे। तो माल्थस का जो समय सिद्धांत था उसमें उससे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि माल्थस ने क्या कर दिया, लेकिन वास्तविक बात है कि आज के सिचुएशन में माल्थस का जो सिद्धांत है पॉपुलेशन पे वो रेलिवेंट है और अब वक्त आ गया है। अगर कोई भी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार या अन्य राज्य अगर इस पे बहस कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, देश हित के लिए उपयुक्त है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे धारा 370 की बात आप कर लें, ट्रिपल तलाक की बात कर लें, राम मंदिर की बात कर लें, तो इस सरकार में तो ये इच्छा शक्ति है, हम लोग भी एनडीए के पार्ट हैं। जितने भी पुराने इश्यूज थे, क्रोनिक इश्यूज में जिसको कहता हूं, क्रोनिक, जो जिसको कभी कांग्रेस ने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की, एक एक करके तमाम बिंदुओं को इस सरकार जो है सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है सर, ठीक है। 1950 में करीब 37 करोड़ और करीब 72 साल में 71-72 साल में 100 करोड़ बढ़ गई आबादी। अब आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो कब करेंगे? किससे सवाल है? अनुराग भदौरिया, आप ही से सवाल है। जी देखिए, किसने मना किया है? ये तो बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। तो आपको केंद्र सरकार को कानून बना देना चाहिए। माहौल बनाने से अच्छा है कानून बनाइए ना। अब माहौल बनाते हैं, चूंकि चुनाव आ गया, अब माहौल मुद्दा नहीं आपके पास में, मुद्दा कैसे खोजे, कहां से मुद्दा लाए? 4.5 साल तक कम्बल ओढ़ के सो रहे थे, कई बार बीच में आवाज उठी भी, उसके बाद फिर सो गए। अब देखा 6 महीने चुनाव के बचे हैं तो माहौल बनाना चाहते हैं। अब देश होशियार हो गया है, देश मुद्दों पर रहेगा, आपसे पूछेगा कि बेरोजगारी का हाल क्या होता है। मैं अभी आपसे जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रही हूं, तो समाजवादी पार्टी, मैं अपनी बात उत्तर प्रदेश सरकार ये बिल लेकर आएगी तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? क्लैरिटी के लिए आपने कहा कि हाँ बनना चाहिए, बड़ी समस्या है। मेरी बात आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप अपनी बात करो, फिर मैं बोलूं। दिक्कत है कि मैं बोलता हूं तो आप अपनी बात में अभी मौसीरा चले गए ना, बहुत ज्यादा आदत है सर, नहीं तो आप सुनना ही नहीं चाहते। आप ये बताइए ना, हमें से जवाब है, अगर यूपी सरकार कानून लेकर आती है, बिल लेकर आती है तो आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें मैं क्या, तो आप मेरी बात सुन लीजिए, हो गया ना। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बोल तो रहा हूँ, सुन लीजिए आप, फिर आप अपना तय कर लीजिएगा आपको क्या करना है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से कम्बल ओढ़ के सोती रही और यहाँ पे उसने कोई कानून और इसकी संविधान इसको लेके नहीं आई। क्यों? क्योंकि इंतजार करती है कि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में वो पंचायती चुनाव हार चुकी है, जनता उसको पसंद नहीं करती है। मैं चाहती हूं, मेरा सवाल है, अगर यूपी सरकार बिल लेकर आती है तो समाजवादी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी या नहीं? करूंगा, अगर आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सवाल का जवाब दीजिए ना सर। एक ही बात को बार-बार बोलने से बात, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे।
आपको या तो मेरा सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, या आप देना नहीं चाह रहे हैं। दोनों बातें तो नहीं कर सकते। बीजेपी का आईना दिखाऊंगा। बीजेपी का आईना दिखाइए ना सर, अपनी पार्टी को लेकर क्लैरिटी दीजिए ना, चिल्लाने से थोड़ी होगा। बताइए समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी यूपी सरकार अगर कानून बिल लेकर आती है या नहीं? इसका हाँ या ना में जवाब है। इसमें आईना दिखाना है नहीं दिखाना आप तय कर लीजिए। हाँ या ना में जवाब तो दे दीजिए। अरे देवी जी, मैं आपसे लड़ने नहीं आया, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। आप सर आपसे सवाल ये है, यूपी सरकार ये बिल लेकर आती है जनसंख्या नियंत्रण पर, समाजवादी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? इसका जवाब या तो हाँ है या ना है सर। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कहूंगा और पूरी बात का अगर कहने देगी तो बोलूंगा, नहीं तो बोलो मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर मैं दे दूंगा, मैं पूरी बात कहने के बाद दूंगा। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश को आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला और दिल्ली, गुजरात में नहीं बांट सकती। अगर आपको कानून बनाना था तो बना देते ना। आप एक यहाँ पे आपके केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बढ़िया कानून बनाते। किसने आपको कानून बनाने से रोका है? किसने रोका था क्या? अब 4.5 साल में आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आप मुद्दा लेके आता था। टाइम आपका भी खराब है, मेरा भी खराब हो रहा है, सबका टाइम खराब हो रहा है। हम ऐसी बातों बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है? अभी घरों में लोग भूल रहे हैं, ऑक्सीजन समय से नहीं मिल पाया। वही पॉइंट है, वही पॉइंट है। अगर इतनी जनसंख्या ना होती तो संसाधनों पर इतना दबाव होता? आत्महत्या कर यार, तो मैं कहता हूँ अनुराग भदौरिया जी, क्या इतना संसाधनों पर दबाव होता? उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। आपसे जो सवाल पूछा एक बार फिर से दोहराते हुए वापस आऊंगी तो फ्लोर आपको जब दूंगी तो सवाल का जवाब तब तक सोच लीजिएगा। यूपी सरकार अगर ये बिल लेकर आती है जनसंख्या नियंत्रण का, समाजवादी पार्टी से सपोर्ट करेगी या नहीं? आपने इस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं, कोई बात नहीं। गुरुप्रकाश जी, सवाल का जवाब आपको भी देना है सर। आपने चाय बागान से जुड़े लोगों को, SC ST को क्यों आउट रखा असम में? मौका आपने दिया ना? नहीं, देखिए सब हाँ, नहीं अदिति जी, मैं सबकी चर्चा को सुन रहा था, मुझे थोड़ा बिना हस्तक्षेप के समय दीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि ये कानून पहली बार आया है। कांग्रेस सरकार ने 1992 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब स्वास्थ्य मंत्री ML कोटेदार हुआ करते थे। उन्होंने 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी, उन्होंने संविधान में संशोधन की बात की थी कि धारा 47 में और धारा 51 में हम परिवर्तन करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे परिवार नियोजन का कार्यक्रम हो। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। असम में भी चरणबद्ध तरीके से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। अभी पिछले 2 वर्षों से लागू है सरकारी कानून वाला, 2 वर्षों से लागू है। पंचायत चुनाव लड़ने पे भी आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके यहाँ शौचालय होना चाहिए। देखिए, 200 साल पहले थॉमस माल्थस नाम के एक जनसंख्या विशेषज्ञ हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन पे हावी पड़ जाएगा, संसाधन की कमी हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है क्या हमारी आधी आबादी के लिए, या उनको हम बस बेबी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाना चाहते हैं? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है क्या भविष्य की पीढ़ी के लिए कि सारा का सारा हम उपभोग कर ले, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना? देखिए, हम सबका सामूहिक दायित्व है, हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। और जहां तक असम सरकार की बात है, असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो वर्ग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन पे अभी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी उनमें और अवेयरनेस की आवश्यकता है। चरणबद्ध तरीके से, स्ट्रैटेजी के साथ, स्टेज पे इसको लागू किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। साइंटिफिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है, तथ्य का आधार है और तर्क का आधार है। तो इस पे जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए, उनको तो वैक्सीन में भी गाय का बछड़ा दिख गया था, उनको धारा 370 में हिंदू मुस्लिम दिख गया था, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदू मुस्लिम दिख गया था। तो अब जिन्होंने पूर्वाग्रह का चश्मा पहना हुआ है, जिनको हर बात में मुस्लिम दिखता है, नेशनल कानून की बात आपसे कर रहे हैं, वो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस वक्त इस तरह के बिल के मसौदे की बात की जा रही है और ये सियासी आरोप है जिन पर आपकी पार्टी को सब जवाब तो देना पड़ेगा। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक मेहता जी, भारत वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर है और बहुत तेजी से दौड़ रहा है सर, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत ग्लैमर नहीं है, इसमें नोट नहीं, इसमें वोट नहीं शायद, लेकिन पढ़ रही थी जब मैं, तो देश की संसद में 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल तो आए, लेकिन ये कानून की शक्ल नहीं ले पाया। ये बताने के लिए काफी कि इस देश की सियासत, इस देश की राजनीति इतने बड़े मुद्दे पर कितनी संजीदा रही है। देखिए अदिति जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है ऐसे मुद्दों पर जो जनता से जुड़ा हुआ है, और करोड़ों लोग चूंकि आपके चैनल तक पहुंचते हैं, इसलिए मैं 2 बातों पर कहूंगा। देखिए, इसमें कोई ऐसी नीति नहीं है कि किसी धर्म, एक पड़ोस में कोई रह रहा है उस जाति या धर्म के लिए लागू होगा, इसके लिए नहीं लागू होगा। ये सरकारी, जो अभी तक जितना बताया गया है, जो सरकारों ने भी स्पष्ट किया है कि जो सुविधाएं, जैसे सरकारी नौकरियां हैं,
अब कई शर्तें होती है ना, आप यदि उसमें कहते हैं आपका मैट्रिक पास है कि बीए पास है, उसको उस हिसाब से मिलता है। क्या आपके साथ और योग्यता क्या है, आपको आरक्षण में आपको कोई सुविधा मिल सकती है तो मिलती है। इसी तरह से जिनके परिवार में, जिन्होंने अपने परिवार को अच्छे, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए भारत का जो अभियान है कि भारत दुनिया में सबसे विकसित देशों की तरफ आगे बढ़े, चीन से हमें मुकाबला करना होता है, इसलिए यदि इन नियमों को राज्य सरकारें पहले एक तरह से नियम, और उसमें भी ये कहा जा रहा है, देखिए किसी को 10 बच्चे पैदा करना है, वो सरकारी नौकरी में न भेजे, वो मजदूरी कराए, कहीं खेती कराएगा, उसमें थोड़ी लागू हो जाएगा। अभी मैं ऐसा मानता हूँ, जैसा अभी रजा साहब पहले कह रहे थे, मैंने नसबंदी वाला युग देखा है। मैं उत्तर प्रदेश के गाँव में भी उस जमाने में गया हूँ, और कई राज्यों में जिस तरह से जातियां हुई, उस समय भी कानून पूरी तरह से नहीं बना, लेकिन नसबंदी के टारगेट दे दिए गए थे। ऐसा काम कोई न करे जिसका कि दुरुपयोग हो सके। जैसे अभी भी आपने जैसे कहा ना भाई, कोई मास्क नहीं लगाए, वैक्सीन न लगाए, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, उसका विरोध किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको पकड़ करके जबरदस्ती वैक्सीन ठोस दिया गया है। ये एक स्वैच्छिक, उसी तरह से हम इसको स्पष्ट, खास करके आपके चैनल के माध्यम से मेरा ख्याल लोगों को जाना चाहिए कि ये धर्म जाति के आधार पर नहीं है। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई ऐसा कानून आगे, जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कांग्रेस के हमारे साथी है, समाजवादी भी जो कह रहे हैं, भदौरिया जी और अखिलेश जी से भी आप पूछेंगी तो ये कहेंगे कि हाँ भाई, परिवार, हमें तो समाज, यूपी में 23 करोड़ आबादी है, तो हम नहीं चाहते कि 50 करोड़ हो जाए 10 साल बाद। तो इसलिए इसके लिए सर्वानुमति बनाने पर राष्ट्रीय कानून तो तब बने, पहले राज्य तो देखिए, स्वास्थ्य का मामला, शिक्षा का मामला राज्यों का बहुत सारे उनको करना होता है। उसमें यदि उसकी कदम एक के बाद एक असम में भी हो रहा है, और असम में भी कोई ऐसा आदिवासी मान लीजिए वो कहता है कि हमारे 5 बच्चे हैं, तो उनको वो ठीक है, वो उसको नौकरी नहीं करेगा, वो हो सकता है चाय बगान में काम करे। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीजों में जाति धर्म को लाने वाली पार्टियां गलत काम करती हैं। और देखिए, जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, अच्छा किया कि बहुत से रजा साहब यहाँ थे, लेकिन रुखसाना सुल्तान संजय गांधी की राइट हैंड यदि कोई महिला समाज सेवी के रूप में उस समय आई थी, जो परिवार में जमा मस्जिद इलाके से लेके कई जगह घूमती थी, तो अल्पसंख्यक या नूर हसन थे, कई अमतुले रहे इंदिरा गांधी के साथ, ये सारे मुस्लिम नेता थे, मतलब अल्पसंख्यक नेता यदि आप कहें, या सिख समुदाय के लोग हों, ईसाई हों, मतलब ये देखिए ऐसा नहीं है, इसके पीछे धर्म नहीं आना चाहिए। 2 परिवार में यदि सदस्य होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, उनकी शिक्षा की सुविधा होगी, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो सकेगी, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हो जाएंगी, और जो नौकरी मांगने आया है, या जैसी अभी उन्होंने कहा बंद हो जाएगा, अरे भाई सब्सिडी जो सुविधाएं मिलती हैं, यदि उसके बाद क्षमता ज्यादा है, ये तो मेरा ख्याल भदौरिया जी मानेंगे, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, करोड़ों जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े किसान हैं, क्या उनको वही सब्सिडी मिलने की जरूरत है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अभी भी वैक्सीन यदि लगाने को पैसा खर्च कर सकता है, वो अस्पताल में जाता है, तो 10 तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं, 25-25 हजार रुपए का बिल देकर के 50 इंजेक्शन लगवाते हैं। गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में मिल जाता है, उसमें मुफ्त में मिलता है। उसी तरह से ये सुविधाएं न दी जाए उन लोगों को जो करोड़पति हैं, किसान के नाम पर हो या उद्योगपति के नाम पर हो, या उनको नौकरी उनको दे दी जाए। आप ये चाहते हैं क्या? इसलिए यदि ये सुविधाएं बनाई जा रही है, इसको चुनाव से मत जोड़िए, इससे आप कह रहे हैं सियासत से मत जोड़िए। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए हैं, पिटिशनर रहे हैं, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत काम इनके द्वारा किया गया है, खासतौर पर लॉ की दिशा में अगर कहा जाए तो। अश्विनी उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल ये हम देख रहे हैं कि राज्य अपने अपने कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कि केंद्र जो है वो एक कानून बनाए इस देश में? वैसे तो कहा जाता है एक देश एक विधान, तो फिर जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है तो फिर एक कानून की बात क्यों नहीं की जाती? और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट, उनको ये समझना होगा कि भारत में अगर सरफेस की, क्षेत्रफल की बात की जाए, उस लिहाज से भारत के पास वर्ल्ड सरफेस का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, लेकिन अगर दुनिया की टोटल आबादी की बात की जाए तो उसमें भारत का 17.7% हिस्सा है। तो समझिए, दुनिया के करीब 18% लोग भारत में रहते हैं, और अब भी आबादी लगातार बढ़ रही है। संसाधनों पर इस वक्त कितना ज्यादा दबाव है, उसकी कल्पना अब आप कर सकते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, एक देश एक कानून क्यों नहीं? बिल्कुल अदिति जी, मैं संविधान मेरे हाथ में है, आप देख रही होंगी, सारे दर्शक देख रहे होंगे जी न्यूज के सब। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची का मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। और इसीलिए हमने जो PIL मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने उसमें केंद्र सरकार को ही पार्टी बनाया हुआ है, राज्यों को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि ये जो समस्या राष्ट्रीय स्तर की वो है, उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए।
जो समस्या क्षेत्रीय हो उसका समाधान क्षेत्रीय स्तर पे हो, जो समस्या राष्ट्रीय हो उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अरे रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है, हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। 125 करोड़ आधार तो बन गए थे 2019 में ही, 25 करोड़ अभी बिना आधार के लोग हैं, तो 150 करोड़ हो गए। रूस में पर डे 5000 बच्चे पैदा होते, भारत में पर डे 70000 बच्चे पैदा होते। चाइना से तुलना कर लीजिए, चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, चाइना की जनसंख्या 144 करोड़, चाइना में पर डे 44,000 बच्चे पैदा होते, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते। तो अगर आप इस तरीके से देखें, आप ब्राजील की देख लीजिए, ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे लगभग 2.5 गुना, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना। तो ये जितने दुनिया, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास हो गई। वास्तव में हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हमारा जो क्षेत्रफल है वो मात्र 50 करोड़ लोगों के लिए है राजनीति, मात्र 50 करोड़ लोगों के लिए, और उस 50 करोड़ से हम 100 करोड़ और 100 करोड़ से लगभग 150 करोड़ की दिशा में पहुंच चुके हैं। अगर अब नहीं कानून बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पे कानून नहीं बनेगा, और इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, कांग्रेस इसलिए विरोध नहीं कर सकती कि 1976 में जो संविधान में संशोधन किया था वो कांग्रेस ने ही संशोधन करके इसको संविधान में डाला था, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग की, संजय गांधी जी ने डलवाया था, तो कांग्रेस भी विरोध नहीं करेगी जनसंख्या नियंत्रण का। वामपंथी इसलिए नहीं विरोध कर सकते कि चाइना में बहुत पहले से चल रहा है हम दो हमारे दो कानून, और बाकी तो छोड़िए, मानव इतिहास में सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया था एक पति एक पत्नी का व्रत, और हम दो हमारे दो, ये तो भगवान राम ने उस समय लागू किया था जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं। और समाज को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वाल्मीकि रामायण इसका जिक्र है, सब ने एक पति एक पत्नी का व्रत दिया और हम दो हमारे दो किया, चारों लोगों के 2-2 बच्चे रहे। तो हमारे इतिहास से उठा के सीखे या संविधान से उठा के सीखे, और या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखे, या जल जंगल जमीन जो हमारे संसाधनों की उपलब्धता है उसको हिसाब से देखे, या हम समस्याओं के रूट का एनालिसिस करें। जितनी समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, सबका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर एक कानून बनाने से 100% 50% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, उस एक कानून का ड्राफ्ट बना के संसद में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, संसद में उसमें चर्चा क्यों नहीं हो रही है, मुझे मतलब एकदम समझ के ऊपर है। उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, केंद्र ने तो हलफनामा देकर क्या कहा? केंद्र ने तो हलफनामा देकर यही कहा ना, और आप और इस पर क्लैरिटी दे दीजिएगा। केंद्र ने तो हलफनामा देकर ये कहा कि हम थोपेंगे नहीं। मैं बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा हूं, केंद्र का हलफनामा भगवान जाने। पहली बात तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पार्टी नहीं बनाई थी, मैंने कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय को पार्टी बनाया था। पता नहीं कहां से बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय कूद गया और पता नहीं मंत्री से पूछ के हलफनामा दाखिल हुआ या बाबुओं ने खुद ही दाखिल कर दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बकवास और बोगस हलफनामा है। उस हलफनामा में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का मैटर स्टेट मैटर है, जबकि मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं चुनौती देके कहता हूं, कोई लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इसको देख के बता देगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग का इशू कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में केंद्र बना सकता है, राज्य बना सकता है। ठीक है, गुरु प्रकाश जी। रूप से ही कहा गया है, और अनावश्यक इसमें राजनीति करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। जानबूझ करके जिन लोगों को वैक्सीन में भी गाय का बछड़ा दे गया था उनको तो देखना स्वाभाविक है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात कर रही हूं, जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रही हूं, चाहूंगी आप उस पर जवाब दीजिए। अभी अश्विनी उपाध्याय जी ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया, उस पर जवाब दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं अश्विनी उपाध्याय जी से अग्री करता हूँ कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट चाहे तो कानून बना सकती है। और यदि आसाम के सीएम ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है तो इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ से परे है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, नेशनल लेवल पर कानून होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, यही कहा ना आपने, आपकी मांग यही है ना? मैं ये कह रहा हूँ, जो राष्ट्रीय समस्या है उसका क्षेत्रीय स्तर पे समाधान करके बहुत फायदा नहीं होगा। अच्छा है, असम ने शुरू किया, यूपी गवर्नमेंट शुरू कर रही है, स्वागत योग्य है, लेकिन समस्या ये नासूर बन चुका है। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को घर मिलेगा तब तक 10 करोड़ लोग बेघर पैदा हो रहे हैं। आप जरा सोचिए, 80 करोड़ लोगों को आज की डेट में मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। ये राष्ट्रीय गर्व की बात नहीं, राष्ट्रीय शर्म की बात है। एक ऐसा भारत हमने बना दिया है, ये गरीब भारत बना दिया है। 21वीं सदी में हम 80 करोड़ लोगों को हमें अनाज देना पड़ रहा है, तो हमने विकास नहीं किया, हमने विकास नहीं किया, हमने तो विनाश किया इस देश का, केवल किया। देखिए असम,
अश्विनी जी, मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन ये सरकार सबकी सरकार है, सबका सुनना चाहिए। और लेकिन हमें आसाम में और उत्तर प्रदेश में हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है, तो इसमें समस्या किस बात से है? और असम में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, हम सब इसको भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधि आयोग है उसको इसका मसौदा तैयार करने को कहा गया है, तो एकाएक राष्ट्रीय स्तर पे भी आ जाएगा। अभी देश की प्रायोरिटी कोरोना है, अभी देश की प्रायोरिटी पैंडेमिक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और मैंने तो अपनी चर्चा की शुरुआत ही इससे की थी कि थॉमस माल्थस ने 200 साल पहले कह दिया था कि जिस अनुपात में हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है उस अनुपात में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बोझ बन जाएगा। हमारा दायित्व बनता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारा दायित्व बनता है आधी आबादी के लिए। लेकिन महिलाओं को जिन लोगों ने चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन बना दिया है, क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं, हर बात में हिंदू मुस्लिम, हर बात में हिंदू मुस्लिम, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो तो हिंदू मुस्लिम, धारा 370 की बात हो तो हिंदू मुस्लिम। इसको हिंदू मुस्लिम पूर्वाग्रह से ऊपर उठ के देखने की आवश्यकता है। सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कटिबद्ध है। असम में हमने दिखाया है, उत्तर प्रदेश में हमने दिखाया है, और समय आने पर अखिल भारतीय स्तर पर भी ऐसा किया जाए। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आप सरकार में है सर, अब आपको काम करना है सर। सवाल पूछने के लिए तो विपक्ष है सर, सवाल पूछने के लिए तो पत्रकार भी है। अब आपसे आपके काम की बात होगी सर, आपको काम करना पड़ेगा, आपको कानूनों की बात करनी पड़ेगी। हर बात विपक्ष पर डालकर नहीं खत्म हो जाएगी सर कि इनको इसमें हिंदू मुस्लिम करना है, उसमें हिंदू मुस्लिम करना है। उसकी टाइमिंग पर सवाल है सर। अनुराग भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए, आपके पूरे पैनल में 1 घंटे से डिबेट चल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, हमारे इतने वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता मैं भी हूँ। एक बार किसी ने कोई हिंदू मुस्लिम की बात की भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के अलावा, यही आपकी डिबेट खत्म हो जाती है। किसी ने बोला हो तो बताओ। सबने राष्ट्र की बात की, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात की, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से हिंदू मुस्लिम निकल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और आप हिंदुस्तान डिवाइड की बात कर रहे हो। किसी ने नाम लिया एक बार भी? सबने कहा कानून है, कानून बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश में बनाना था तो पहले बना देना चाहिए था। सब तो यही कह रहे हैं ना, किसी ने कानून के बारे में कोई जाति धर्म की बात नहीं की। लेकिन बीजेपी के मन में चोर रहता है, वो हमेशा इसको जाति धर्म से तोड़ना चाहती। कोई बोले ना बोले, बट वो खुद बोलेंगे। भाई मुद्दा है ना है, वो मुद्दा बनाएंगे। नहीं मुद्दा है, अरे मुद्दा प्रभु बेरोजगारी का है, महंगाई का है, कोरोना से लोगों की मौतों का है, भ्रष्टाचार का है, जो आप नहीं समस्या का समाधान करना चाहते। पेट्रोल डीजल जिस तरह से यहाँ सेंचुरी मार रहे हैं और फिर यहाँ पे डबल सेंचुरी बना के नॉट आउट खेल रहा है, ये समस्या है। उसकी आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आ गया तो समस्याओं पे बात ना हो पाए, इसलिए इधर की बात करते हो। इसलिए आप देश की मूल समस्याओं पे बात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। सवाल सरकार से पूछा जाएगा, आप सवाल विपक्ष से पूछना चाहते हो, जिम्मेदारी आपकी है, जवाब देंगे। जवाब आप विपक्ष से पूछना चाहते हो, अरे जी मैं नाज़िर तैर रही, आप पूछने क्यों तैर रही हैं? तो आप विपक्ष से पूछ दो क्यों तैर रही हैं? हम कहते हो जानवर क्यों मर रहे हैं, तो विपक्ष से पूछ दो कि हम क्यों मर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं लोग निर्णय आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तो आप मुझसे पूछना चाहते हो। आपसे कह रहे हैं नेशनल कानून बनाइए, राष्ट्रीय कानून बनाइए, राष्ट्रीय कानून बनेगा सबका फायदा होगा। तो आप चुनाव का इंतजार करते हो, चुनाव का इंतजार आएगा तब हम उसमें कुछ। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी सवाल का फिर से जवाब दीजिए प्लीज। सुन 2 साल से बातें उठा रहे, 2 साल के पहले क्यों नहीं आपने बनाया? अनुराग भदौरिया जी आराम से। एक पॉइंट है गुरु प्रकाश के लिए। अदिति जी मैं बोल सकता हूँ? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। अदिति जी, एक अभी गुरु प्रकाश कह रहे थे कि असम ने हमने लागू कर दिया, यूपी में बनाने जा रहे हैं। बात ऐसी है, कॉन्क्रीट लिस्ट का जैसे बताया ये पार्ट है। बात ऐसी है, अगर 1 देश 1 राशन वाली पॉलिसी चल रही है अभी देश के अंदर के सभी जगह बाकियों को मिलेगा, एक आदमी वहां पे ज्यादा जनसंख्या पैदा करके आ गया दिल्ली या पंजाब या XYZ जगह, तो हम उसका राशन कैसे रोक देंगे? अगर कानूनी असम के लिए तो यहाँ आके पैदा कर लेगा, 1 वोट का अधिकार कहाँ पे आके करेगा। सो इस लॉ को अगर बनाना है तो नेशनल लेवल पे ही बनाना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, डिस्कशन कीजिए सारी पार्टीज के साथ। अगर एक्चुअल बीजेपी चाहती है, अगर चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, तो फिर भगवान रखा है जो मर्जी करी जाए, बातों में जो मर्जी कर सकते हैं। नहीं देखिए आदित्य जी, एक तो अनुराग जी बोल रहे थे कि भाई हमने हिंदू मुसलमान किया, चर्चा की शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने हिंदू मुसलमान किया था, हमने नहीं कहा था। और आरोप भी इस कानून के विरोध में हिंदू मुसलमान का वही लोग लगा रहे हैं। हम लोगों ने कानून में कुछ मेंशन किया है क्या? मैं साधारण सवाल पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या वो इस कानून का स्वागत करते हैं? आप समर्थन तो करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ये कानून फ्लोर पे आएगा तो क्या आप सपोर्ट करिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लगातार पुष्टिकरण की राजनीति आप लोगों ने जवाब दे रहा हूं
इनके ये माहौल बनाते हैं, कुछ नहीं लाते हैं। 2 साल से यही कहानी गा रहे हैं, 2 साल से गा रहे हो कि आज पहली बार नहीं लाए हो। टीवी डिबेट में 2 साल से यही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ, लाओ तो सही, आपका मसौदा क्या है, क्या आपने ड्राफ्ट बनाया है, बताओ तो सही। जनता जानना चाहती क्या बनाया है आपने, अरे क्या बनाया है ड्राफ्ट, बताए तो सही। आप खाली काम यहाँ माहौल बनाना चाहते हो। असम का ड्राफ्ट आपने देखा है, तो असम के ड्राफ्ट की नकल करेंगे या अपना ड्राफ्ट बनाएंगे या राजस्थान की नकल करेंगे। सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। प्रीतपाल सिंह जी, गुरु प्रकाश जी ने सीधे सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश में सरकार ये मसौदा लेके आती है, बिल लेकर आती है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी? मैं एक बात कह रहा हूँ उस चीज के ऊपर, पहले ड्राफ्ट बनाए तो सही, दिखाएं तो सही, क्या होगा उसके अंदर। अदिति अभी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और आप कह रहे हैं कि समर्थन पहले कर दें। अगर उसमें फिर वही बातें आ गई तो कैसे समर्थन रहेंगे, फिर आप कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता इसका समर्थन करके गए हैं। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि अगर नेशनल लेवल पे ये कानून आएगा तो हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इन द फ्यूचर आप हम सब यंग जनरेशन के लोग बैठे हैं, हम इस चीज में डिस्कशन आउट करने के लिए तैयार हैं। आगे जाकर अगर पॉपुलेशन ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे क्या, उन्हें नौकरियां कहां मिलेगी, कहां पढ़ेंगे, कहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है देश का, तो देख लिया कोरोना के दौरान में। ये तो आप मानते हैं ना प्रीतपाल सिंह जी? नहीं, मैं तो मान रहा हूं अगर पूरे देश के लिए एक कानून होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, जैसे देश वन राशन वाली पॉलिसी है। अगर आसाम का आदमी पंजाब आ जाएगा, उसे राशन देना तो थोड़ा लोग देंगे। पंजाब में कानून नहीं लागू है। लेवल पर इस बिल को लेकर आती है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी? बिल्कुल डिस्कशन आउट कीजिए, बिल्कुल सपोर्ट करने वाला कानून है, पहले भी करते रहे इस चीज पे। अगर हमारे पुराने नेता करते रहे तो इसे डिस्कशन आउट करने में क्या दिक्कत है? चलिए अच्छी बात है प्रीतपाल सिंह जी, आपको कम से कम क्रेडिट दूंगी। अनुराग भदौरिया इफ्स एंड बट्स ढूंढते रहे, लेकिन हाँ या ना में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने इतना तो करेज दिखाया। गुरु प्रकाश जी, मैं स्वागत करता हूं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता का, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं, राशिद अली का बयान शायद चल रहा था शो के पहले, राशिद अली का बयान चल रहा था और उन्होंने सिरे से नकार दिया है। तो ये दोहरे मापदंड का परिचय नहीं देना चाहिए स्पष्ट रूप से। आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप लोग स्टैंडिंग कमेटी में ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस आउट करेंगे तो आप असम में सपोर्ट कह रहा हूं। आप असम में मेरी बात सुनिए गुरु प्रकाश, अगर मैं कह रहा हूं, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए भैया, आप गोल गोल घूम रहे हैं भैया, आप मेरी बात तो सुनिए ना गुरु प्रकाश, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। असम में आप कानून लेकर आ गए, सुन तो लो ना यार, आप असम में ये कानून लेकर आ गए, पंजाब ने आप अभी कृषि बिल लेके आए हैं, पंजाब ने उसका विरोध कर दिया, हमने अपना लॉ ले आए, हम अपना लॉ भेजा है आपके पास, आप क्यों नहीं बनाते उस चीज को? सो बातें वही है, अगर नेशनल लेवल पे एक चीज डिस्कस आउट करनी है तो सारी पार्टियों को बुलाइए, डिस्कस आउट कीजिए। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्राइसिस फॉर इंडिया, तो हम डिस्कस करने को तैयार हैं। आप डिस्कशन कह रहे हैं, असम में सपोर्ट कीजिए, आप यूपी में सपोर्ट कीजिए, फिर हम लेकर आएंगे। पर कंक्लूड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी, अनुराग भदौरिया, माधव आनंद, आलोक मेहता, प्रीतपाल सिंह और अश्विनी उपाध्याय जी, और हमारे